Good morning, everyone. Today we are going to study self-inductance. All right. So, for studying self-inductance, this self-inductance is the phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. So, what is self-inductance? For studying this, we will start by taking a solenoid. See, here it is a solenoid. As we know, the basic of solenoid is when current is passing through this solenoid, some kind of EMF is generated through this. So, today we are going to study about how self-inductance or some kind of this property which actually opposes the motion of the current or movement of the current in this circuit is generated. So, this is a solenoid, a battery is attached to it, and a key is also here. Consider this solenoid of resistance 6 ohms. देखिए, हम इसमें जो भी स्टडी करेंगे वो पहले हम इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड में कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको पढ़ लेते हैं, कैसे इसमें करंट जनरेट होता है. मान लीजिए R=6 ओम है जो सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस है. बैटरी हमने 12 वोल्ट की यूज़ करी, एक की यूज़ करी है. ठीक है, अब देखिए हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ द करंट इन दिस सर्किट विल बी व्हाट, V=IR. So I=V/R. All right. So this V/R will be 12/6, 2 एम्पियर्स. ठीक है, तो 2 एम्पियर की करंट अब फिजिकली अगर आप सोचिए ये 2 एम्पियर की करंट जनरेट तो हो रही है, क्या ये तुरंत ही 0 से 2 एम्पियर हो जाती है जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं? तो क्या ये फिज़िकली पॉसिबल है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करें टाइम 0 सेकंड में ये 0 से 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ़्लो होने लग जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत कम छोटा समय, मान लीजिए 1 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड बहुत बड़ा समय लग रहा है. मान लीजिए 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड, अगर ये भी बहुत बड़ा टाइम लगता है. मान लीजिए बहुत छोटा समय 10⁻⁶ सेकेंड, यानी 1 माइक्रो सेकेंड में ये करंट 0 से 2 एम्पियर बनती है. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं 0 से 2 एम्पियर बनती है. तो अब इसकी स्टडी हम एक ग्राफिकल मेथड से करेंगे, उस ग्राफ को समझ जाएंगे तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस समझना काफ़ी ईजी होगा. तो मान लीजिए 0 से 1 माइक्रो सेकेंड यानी 10⁻⁶ सेकेंड में ये 0 से 2 एम्पियर करंट होती है. ठीक है, तो इसके लिए हम एक ग्राफिकल प्रोसेस देख लेते हैं. मान लीजिए एक ग्राफ है, वाई एक्सिस करंट, एक्स एक्सिस टाइम. मान लीजिए करंट की जो 2 एम्पियर वैल्यू उसको हमने मार्क किया यहाँ करंट एक्सिस पे, ये 2 एम्पियर का साइन है. तो इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम टाइम एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ये पूरे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो 2 एम्पियर करंट को दर्शा रहे होंगे, दिखा रहे होंगे. देन दिस विल एक्चुअली व्हेन द switch is on, consider this point at time axis is 1 microsecond. तो अब देखिए 1 माइक्रोसेकेंड में ये 2 एम्पियर लगभग पहुंचने वाली थी, लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है? मान लीजिए 0 से 1 सेकेंड में हमने माना कि ये करंट 2 एम्पियर हो जाती है और ये लीनियर इंक्रीमेंट है, तो 0 से 2 एम्पियर को हमने 1 माइक्रोसेकेंड पे जोड़ दिया. अब देखिए फिजिकली यहाँ सोलेनॉइड में क्या होता है, ये तो जनरल सर्किट की बात है, किसी भी करंट कंडक्टर में इस तरह से डायरेक्ट होता है. मान लीजिए ये करंट, बहुत छोटी करंट कुछ छोटे समय में, ठीक है ना, कुछ बहुत छोटे समय में 0 से मान लीजिए 1 माइक्रोसेकेंड के भी किसी पार्ट में एक टोटल करंट नहीं, 2 एम्पियर नहीं, 2 एम्पियर से कोई छोटा करंट, ये मान लीजिए बहुत छोटी करंट इतने समय में बन पाती है. मान लीजिए वो एक 1 एम्पियर का कोई फ्रैक्शन है 1 एम्पियर करंट का. तो इस छोटे समय में करंट जैसे ही ये बनी, ठीक है, हमने इस स्विच को ऑन किया है, जैसे ही ये वो छोटी करंट बनती है वैसे ही हमको पता है कि फील्ड लाइंस सोलेनॉइड में बनना, फॉर्म होना शुरू होती हैं. क्यों? क्योंकि जब इस करंट इस सोलेनॉइड के थ्रू पास करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था μ0, जो कि हमारे मीडियम को दर्शाता है, जो कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है इस जगह जहाँ पे ये रखा हुआ है वहाँ के मीडियम को. अब देखिए n, स्मॉल n क्या था, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ, देखिए स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, TURNS, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, स्मॉल n। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल n है और टोटल लेंथ अगर मान लीजिए इसकी स्मॉल l है इस सोलेनॉइड की, देन द टोटल टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड विल बी n इंटू l, ऑलराइट। सो द टोटल टर्न्स विल बी n इंटू l, और हम कह सकते हैं एक टर्न एक सरफेस बनाता है, तो यहाँ कितने सरफेसेस होगा, स्मॉल n सरफेसेस होगा, ठीक है ना, जितने टर्न्स उतने सरफेसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये करंट म्यू नॉट n के बाद करंट पे भी डिपेंड करेगा, तो B को म्यू नॉट NI हमने सोलेनॉइड के एक्सप्रेशन में पढ़ा था, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए जैसे ही हमने बहुत छोटी करंट भी फ्लो कराई उसमें, मतलब फ्लो करंट 2 एम्पियर नहीं हो पाई, उससे थोड़ी ही पहले कुछ वैल्यू है, तो वहाँ फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। ये फील्ड लाइंस जो जनरेट होंगी ये किस डायरेक्शन में होंगी, ऐसे होंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज पर्टिकुलर करंट अगर हम लेफ्ट हैंड से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह का फॉर्मेशन होगा कि लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल और राइट साइड में साउथ पोल सोलेनॉइड के। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही करंट ये बहती है वैसे ही फील्ड लाइंस बनती हैं, और फील्ड लाइंस बनने के कारण यहाँ पे जैसे ही फील्ड लाइंस बनी तो लेंज लॉ के कारण एक अपोज होगा इस फील्ड लाइंस का। कितना अपोज होगा फील्ड लाइंस का, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा EMF जनरेट हुआ इस करंट के कारण, ठीक है ना, एरिया मान लीजिए इसका A है एक सोलेनॉइड का, तो जो EMF जनरेट होगा वो इस करंट के कारण हुआ है, एक बहुत छोटे टाइम में होगा, यानी EMF और छोटे टाइम t में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो एक सरफेस से, एक पर्टिकुलर सरफेस से जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो कितना है, B इंटू A, एक पर्टिकुलर सरफेस से लिंक। इस तरह की कितने सरफेस हैं, स्मॉल n सरफेसेस हैं, तो म्यू नॉट NI तो B की वैल्यू हो गई, A हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें इस लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड, दैट विल बी इक्वल्स टू if total number of turns is n into small l by l length and n turns per unit length. So turns per unit length multiplied by length. So this will be phi is equals to BA and NL. So it is mu naught NIA multiplied by NL. नीचे देखिए म्यू नॉट NI, ये तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन सोलेनॉइड, वन सरफेस हो गया। इस तरह के कितने सरफेसेस हैं, मैंने आपको कहा था जितने नंबर ऑफ टर्न्स है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, सो NL। सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी फाई म्यू नॉट n स्क्वायर IAL। ये क्या है, ये अभी तक हमने वो फ्लक्स निकाला जो टोटल सोलेनॉइड से लिंक्ड है, अभी हमने केवल टोटल फ्लक्स निकाला है। अब हम ये पाते हैं कि ये जो फ्लक्स है, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, n कॉन्स्टेंट, A कॉन्स्टेंट, L कॉन्स्टेंट, I पे डिपेंड कर रहा है ये फाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है, I पे, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I द करेंट। अब यहाँ पे समझिए, अब हम फिर से ग्राफ पे आते हैं। बहुत छोटा करंट जनरेट हुआ है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि वो बहुत छोटे समय में हुआ है। सो डी फाई बाई डी टी द चेंज इन फ्लक्स, और हम ये कह लें कि ये जो हमारा करंट है ना, ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ या फिर जो करंट जनरेट हुआ, तो फ्लक्स करंट के कारण ही तो जनरेट हुआ, तो फ्लक्स चेंज पर यूनिट टाइम, तो डी फाई बाई डी टी इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो ये जो EMF जनरेट हुआ इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी जो जनरेट होता था फैराडे सेकेंड लॉ से। अब देखिए जब ये जनरेट होगा तो लेंज लॉ के कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर फ्लक्स जनरेशन का, जैसे फील्ड लाइंस बन रही है तो सोलेनॉइड में ये फील्ड लाइंस देखिए फिगर में आई है कि ये येलो लाइंस फील्ड लाइंस ये उसके कारण बनी है जो करंट जनरेट हो रही है। अब इसके कारण एक बैक EMF जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि EMF सीधे जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होने लगी, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से फील्ड लाइन फॉर्म हुई, तो उसके कारण उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होंगी, यानी एक बैक EMF फॉर्म होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेंज लॉ से फॉलो करेगी। जब आप देख पा रहे हैं कि इस करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से होकर लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करेगी, यानी बैक EMF जो होगा इस पर्टिकुलर करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनने में, ये इस फील्ड लाइंस के बनने का अपोज करेगा, यानी एक ऐसी करंट जनरेट करेगा जो किधर की तरफ होगी, जो फील्ड लाइंस ऐसे बनाए जो लेफ्ट से राइट की तरफ हो, यानी फील्ड लाइंस के बनने का अपोज करे, ठीक है। तो फील्ड लाइंस में आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में नॉर्थ है क्योंकि उधर से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और राइट साइड में साउथ है।
तो यहाँ बैक ईएमएफ एक उल्टी डायरेक्शन में जनरेट होगा और ये इस करंट के बनने का अपोज करेगा। अब देखिए जो ग्राफ में देखिए, ये जो बैक ईएमएफ है ये इस करंट के अपोजिट काम करेगा, तो ये करंट को बढ़ने से रोकेगा, ठीक है, और ये करंट की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। ये बैक ईएमएफ के कारण होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ उसके कारण होगा। अब उसके बाद अगली बार जो करंट होगी वो जो इस सर्किट में बह रही थी इससे थोड़ी कम करंट बहेगी। देख लीजिए ग्राफ थोड़ा सा झुक गया, लेकिन जब ये कम हो रहा होगा उसी टाइम में करंट कम हो गई, यानी d∅dt कम हो गया, यानी चेंज इन फ्लक्स कम हो गया, यानी हमारा ये जो बैक ईएमएफ है अब ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बैक ईएमएफ क्योंकि उसको अब धीरे धीरे फ्लक्स फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, है ना, तो और कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज करेंगे टाइम के साथ, यानी ज़्यादा टाइम में कम चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का d∅dt, तो वैसे वैसे बैक ईएमएफ कम होता चला जाएगा, यानी अपोजिट होगा। लेकिन क्या कभी ये 2 एम्पियर करंट इसमें पूरी बन पाएगी? तो अब देखिए समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए, देखिए पहली चीज़ तो ये बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ जब जनरेट होता है तो बैक ईएमएफ किसके कारण जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनने के कारण। लेकिन हर स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट होती जा रही है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इज गेटिंग लोअर, तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी कम होती जाती है, यानी फील्ड लाइंस करंट जो है वो 2 एम्पियर के करीब पहुंचती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 वैल्यू में, मान लीजिए हम 1 से 2 जाना चाहते हैं, 1 में हाफ ऐड करिए, फिर अगले बार उसका हाफ यानी 1/4 ऐड करिए, फिर 1/8 ऐड करिए, इस तरह से वैल्यू को जोड़ के किसी तरह 2 एम्पियर 2 वैल्यू पहुँचाइए। तो देखिए आपको पता है कि ये कभी भी 2 एग्जैक्टली नहीं पहुँच पाएगा, है ना। इनफाइनाइट ये 2 की तरफ टेंड करेगा, पर इनफाइनाइट में कभी जाके ये 2 बनेगा, 1 + ½ + 1/4। सेम इसी तरह इस करंट के साथ है कि कभी भी ये 2 नहीं कंप्लीट हो पाएगी, 2 एम्पियर नहीं पहुंच पाएगी। हमेशा एक कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ, जैसे ही ये 2 एम्पियर होने वाला रहेगा वैसे ही ये कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ पीछे काम करेगा उल्टे डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनने का अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कभी भी 2 एम्पियर का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये इसी तरह 2 एम्पियर की वैल्यू को अप्रोच करेगा। इसी तरह सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी बनती हैं तो बनते वक्त फील्ड लाइंस के फॉर्म होने में कुछ समय लगता है, तो शुरुआत में बहुत तेज़ी से बनती हैं, तो बैक ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होता है, उल्टा अपोज करता है उस फील्ड लाइंस के बनने का। लेकिन जब फील्ड लाइंस फॉर्म हो जाती हैं तो फील्ड लाइंस के बनने का अपोज कम होता चला जाता है, यानी बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है। यानी उल्टी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होती है, इंड्यूस्ड करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है और ये कम होती चली जाती है, तो ये वैल्यू कभी भी 2 को अप्रोच नहीं करती। अब देखिए यहाँ पे phi प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, तो phi ये जो EMF जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू L × I, जहाँ हम L यूज़ कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा खुद से जनरेट हुआ ना एक तरह का करंट, बैक ईएमएफ किसी बाहर सोर्स का यूज़ नहीं किया गया, उसी करंट से जनरेट हुआ, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो L है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस I, ऑलराइट। सो दिस phi इज इक्वल्स टू Li। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं हम ये दूसरे वाले एक्सप्रेशन से जो राइट साइड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब L की वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड में जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ना, उससे कंपेयर कर लेंगे। देखिए इसका एक नाम और है सेल्फ इंडक्टेंस भी इसको कहते हैं। तो phi में Li इज इक्वल्स टू, इधर राइट साइड में μ0 n² Lia। इससे जो हम इक्वेट करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो राइट साइड में आप देख रहे हैं उसको इक्वेशन 2 से आप कंपेयर कर रहे हैं। देन L इज इक्वल्स टू μ0 n² La, ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। I तो दोनों में सेम है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट। सो आपने जो वीडियो देखा उसके अकॉर्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. See, changing current, just because when we flow some current in a circuit, that current is doesn't becomes
एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्टली, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में आपने ये डेफिनेशन देख ली। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपने पढ़ लिया। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा था, यहाँ से आपने देखा phi इज प्रोपोर्शनल टू I, आपने देखा phi इज इक्वल्स टू Li। नाउ वी कैन कंपेयर E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम इस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं देन दिस बिकम्स एल डी आई बाई डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे phi इज इक्वल्स टू Li है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इट इज़ अनदर एक्सप्रेशन। कैसे? यही बात मैंने वहाँ पे आपको उसमें समझाई थी कि जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है, शुरुआत में करंट तेज़ी से चेंज होता है बहुत छोटे समय में, तो वहाँ पे ज़्यादा बैक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब एक निश्चित वैल्यू के बाद जब ज़्यादा समय में कम करंट चेंज होता है तब वहाँ पे कम बैक ईएमएफ जनरेट होता है, और जितना कम बैक ईएमएफ जनरेट होगा हम 2 एम्पियर के या फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के उतना करीब पहुँचते चले जाते हैं। So the self-inductance of a coil may be defined as the induced EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current through it, ठीक है ना, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम इसको लिख भी लेते हैं, this self-inductance of a coil may be defined as the induced EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current through इट, ठीक है, यानी करंट के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं वहाँ पे आपको बता रहा था कि ये है सोलेनॉइड, ठीक है ना। ये तो मैंने केवल आपको स्विच ऑफ क्लोज करते वक्त, यानी अपनी इसको क्लोज करते वक्त बताया था ना। क्लोज्ड के केस में करंट इधर से, ये जो सर्किट करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम हियर, ठीक है ना। सो current is increasing for this circuit. When current is increasing, then the induced current in circuit is increasing, ठीक है ना। So current is increasing, then the EMF or the back EMF generated will oppose this increase, so it will generate a small current in अपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी? इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा केस अगर हम ऐसा मान लें कि ये हमारा सोलेनॉइड है, दिस वन इज द बैटरी, द सेम कनेक्शन। नाउ दिस टाइम वी हैव जस्ट ओपनड दिस सर्किट, हमने इस सर्किटरी को ओपन कर दिया। तो करंट देखिए, मान लीजिए पहले 1000 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे, यानी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर थी। 2 एम्पियर से घटना शुरू हुई, जैसे हमने स्विच ऑफ किया 2 एम्पियर से घट के 1.9, 1.8, 1.7, नाउ इट इज रिड्यूसिंग। लेकिन क्या करंट की डायरेक्शन बदली है? करंट की डायरेक्शन तो यही है ना, ये जो मेन करंट सर्किट में ये तो इसी तरफ बह रही है ना, बस इसकी वैल्यू देखिए। मेन प्रॉब्लम है कुछ छोटे समय में ये करंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उस पर्टिकुलर छोटे समय में करंट चेंज होती है और उसी टाइम में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जैसे ही हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे ये घट रहा है, यानी घटते हुए फील्ड लाइंस जो हैं वो पहले ज़्यादा रही होंगी, है ना। फिर फील्ड लाइंस यहाँ 20 रही होंगी, मान लीजिए 20 से कम 10, फिर 9, फिर 8। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा जो इस पर्टिकुलर घटने को अपोज करेगा, यानी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले से फील्ड लाइंस थी उसी डायरेक्शन में खुद की फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, ठीक है ना। यानी इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है ना, ये करंट इधर से ऐसे जा रही है, ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर, ये क्लॉकवाइज है इस तरह से, तो इधर क्यों, यानी फील्ड लाइंस यहाँ से कम हो रही है, तो ये इसी डायरेक्शन में कुछ फील्ड लाइंस इंड्यूस होंगी इस अपोज को, इस चीज़ को अपोज करने के लिए, यानी लेंज लॉ के कारण। तो इस बार इंड्यूस करंट कैसी होगी?
इस तरफ होगी, यानी करंट जो इनिशियल करंट थी हमारी उसकी डायरेक्शन में होगी। यानी जब करंट बढ़ रहा होता है तो हमारी एक्चुअल करंट का बढ़ते हुए करंट का अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जब करंट घट रहा होता है तो इस घटने का अपोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, करंट डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो ये डिक्रीजिंग के लिए हो गया। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसको पढ़ लेते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन और जो भी कुछ है। देखिए यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या है या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, बात एक ही है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज एक्चुअली E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, हमने देखा। अभी मैं सिंबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेंज लॉ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, केवल मॉडुलस यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्चुअली L इज इक्वल्स टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट अपॉन, इट इज़ एम्पियर एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। सो इट इज़ वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड। सो वी कैन टेक इट वोल्ट सेकेंड ऊपर जाएगा पर एम्पियर। सो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर जो है ये इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एल, एंड इट इज़ डिनोटेड एज 1 हेनरी, कैपिटल H, 1 हेनरी, 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। सो वी कैन डिफाइन self inductance of a coil is said to be 1 Henry. The self inductance of a coil is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt is set up in it when the current in it changes at the rate of 1 amperes पर सेकेंड। किसी भी सर्किट में जब करंट चेंज होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। दिस इज सेल्फ इंडक्शन। सो 1 हेनरी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर और 1 वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड वेबर पर एम्पियर। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज in dimensional form, dimension of self inductance, it is L। अब देखिए वोल्ट का लिख लेंगे MLT माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई L2 डिवाइडेड बाई C एंड LT माइनस 1 A। देखिए ये फोर्स के लिए, क्योंकि वोल्टेज को बनाना है, वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया है, एम्पियर का हमने केवल यहाँ पे A ही यूज़ किया है। ये बाकी पूरी क्वांटिटी दी हुई है फोर्स, और ये कूलम्स के लिए है। Q इक्वल्स टू IT एम्पियर इंटू टाइम से आप यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ML3T माइनस 2 ऊपर हो गया, नीचे ये C को IT से, Q इक्वल्स टू IT से एम्पियर T एंड इट इज़ LT माइनस 1 एंड इट इज़ 1 A। So this becomes L cancel out, T cancel out, A 2 हो गया, ML2T माइनस 2 A माइनस 2। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन। ठीक है, ML2T माइनस 2 A माइनस 2।
इसको आप चाहे खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने क्या किया, फोर्स, एरिया, चार्ज और ये है LT-1 वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको चेंज करें वोल्ट के लिए, जो हमने निकाला था पहले कभी, उसी को मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस जो अभी वीडियो देखा उसमें एक्सप्रेशन डायरेक्टली हमने निकाला हुआ था सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन वहाँ से क्या निकला था, L = μ0 N² LA, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N, देन दिस इज इक्वल्स टू N × L, ये वैल्यू हम वहाँ पुट कर दें। सो L = μ0, स्मॉल n की जगह क्या रख सकते हैं, कैपिटल N/L, ये रख सकते हैं, यहाँ रख दें N² एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई LA। सो L = μ0 N² A/L। दिस इज द इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid having n turns, cross sectional area A and length L, ठीक है ना। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारी हो गई सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये हमको दिख रहा है L = N², यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। L = एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। वन मोर थिंग इज़ देयर, μ0, L = μ0 ऑल्सो, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम या मटीरियल, ठीक है ना, जहाँ पे वो प्लेस्ड है, परमिएबिलिटी ऑफ द मटीरियल। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये सेल्फ इंडक्टेंस। ऑलराइट, सो सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विच वी यूज़ इन आवर फिजिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।